नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी इस समय एक नए मिशन पर लग गए हैं और बीजेपी इस मिशन में उलझ सकती है, क्योंकि राहुल के इस नए मिशन में सियासत की नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकी की बात हो रही है, जिसका असर व्यापार से लेकर लड़ाई के मैदान तक हो रहा है। वहीं बीजेपी अब भी अपने पुराने मिशन में लगी हुई है और बीजेपी का एक ही मिशन है, आप जानते हैं, और वो है कि किसी भी हाल में सत्ता पर बने रहें। उसके लिए जो करना है करो, समाज में द्वेष फैलाना हो, दो संप्रदायों को लड़ाना हो, जो करना है करो, लेकिन सत्ता चाहिए। फिर चाहे उसके लिए नियमों को तोड़ना पड़े या पार्टियों को तोड़ना पड़े, यह भी सब कुछ संभव है। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा खत्म करके अब लौट आए हैं और अब उनके आने के बाद बीजेपी दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने में जुट गई है। और वहीं देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तय करने की कवायद भी परसों यानी 17 फरवरी को होगी, क्योंकि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 18 फरवरी को यानी उसके एक दिन बाद, परसों के बाद, नरसों रिटायर हो रहे हैं। परसों होने वाली बैठक में पीएम और कानून मंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को भी शामिल होना है। लेकिन राहुल गांधी इस बारे में संसद में पहले ही सवाल उठा चुके हैं कि जब सरकार के दो लोग रहेंगे, सरकार की तरफ से दो नाम पहले से तय होगा और यही दो लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री रहेंगे, तो इधर मैं अकेला क्या करूंगा, तो फिर मेरी राय का महत्व क्या रहेगा। राहुल गांधी ने संसद में पूछा है कि मोदी सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन की प्रक्रिया से सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया। इस सवाल का जवाब तो बीजेपी शायद ही कभी दे, लेकिन कल उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर यह जरूर कहा है कि भारत जैसे लोकतंत्र में देश के चीफ जस्टिस को किसी भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में शामिल नहीं होना चाहिए। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भले ही सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का जिक्र कर न्यायपालिका के रोल पर सवाल उठाया हो, लेकिन अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले उनका ऐसा बयान आना यही बताता है कि मोदी सरकार एक बार फिर चुनाव आयोग में अपनी पसंद का सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठाना चाहती है, जो उसकी सुविधा और मर्जी से काम कर सके। आपको बता दूं कि मोदी सरकार 17 तारीख को बैठक कर रही है, जबकि 19 फरवरी को ही उसके 2 दिन बाद 19 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट इस बात की सुनवाई करेगा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया से सीजेआई को हटाने का फैसला सही था या गलत था। 2023 में बनाए गए इस कानून पर कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए इससे पहले ही मोदी सरकार ने बैठक बुला ली, यानी वो हर हाल में अपनी मर्जी चलाना चाहती है। तो बीजेपी अपने चुनावी और सत्ता में टिके रहने के मिशन में लगी हुई है दोस्तों। इधर राहुल गांधी ड्रोन, एआई, ऑप्टिक्स, रोबो, इन सब के जरिए यह बताने में लगे हैं कि दुनिया में नए किस्म की औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, जिसका असर व्यापार से लेकर लड़ाई के मैदान तक हर जगह हो रहा है। लेकिन भारत इसमें कितने पीछे है, राहुल गांधी इस बारे में बता रहे हैं। आज राहुल गांधी का एक 9.25 मिनट का वीडियो आया है जो अंग्रेजी में है, लेकिन इसमें काफी जानकारियां राहुल गांधी ने दी हैं। इस वीडियो के अलावा राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया, लेकिन पहले थोड़ा सा इस वीडियो को देख लेते हैं, जिसमें बहुत सारी जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां। 9.25 मिनट तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी वानगी आपको दिखाना चाहता हूं कि राहुल गांधी यहां इस वीडियो के जरिए करना, बताना क्या चाहते हैं, ये देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर इन्होंने ट्वीट किया है, वो भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखिए कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, और ड्रोन के बारे में क्या बता रहे हैं, ऑप्टिक्स के बारे में क्या बता रहे हैं, एआई के बारे में क्या बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी एआई और AI और क्या क्या बताते रहते हैं। उनकी अपना नरेंद्र मोदी का गणित है और राहुल गांधी साइंटिफिक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। सुनिए, देखिए जरा। Understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how it's made. And that's what my speech was getting at, that this is actually where we should be playing. And the network that produces this is where the real value is. And all AI is actually going to be operating on this network. So for example, when this thing is built, AI is going to be used to order how it's built. When this thing is used, AI will determine how it's used. So when I hear talks about, I heard the Prime Minister say we are going to be number one in AI. I mean, it's complete junk, because
you cannot be number one in AI unless you have a production network, or not so effective, but at least you have consumption data. And India has given away its consumption data to large multinational companies, and India doesn't even play in the production space. And so that, what I was saying in the speech, is actually it's an industrial vision, and it's essentially saying that we're going to move differently. The reason this thing is so powerful is it can go places that a missile can never go. It can go places a gun can never go. It can chase people, it can hide, it can go into jungles, it can do all sorts of stuff that other weapons cannot do. Right? So that's what we have to understand, that there's a new industrial revolution taking place, a new way of moving taking place. And it's going to be based on this circular motion. Essentially, it's going to transform everything. And what I want, or what I'd like, is that we have thousands and thousands of young Indian people who deeply understand. तो यहाँ राहुल गांधी बता रहे हैं कि जो औद्योगिक क्रांति आई और अब की जो क्रांति है, दोनों में क्या फर्क है। ड्रोन को, ऑप्टिक्स को, एआई को, इन सब के जरिए इन तकनीकों पर अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी ने इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करते हुए, साझा करते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, देखिए। लिख रहे हैं कि दुनिया भर के देश एआई और ड्रोन जैसी तकनीकों पर तेजी से काम कर रहे हैं। हमें भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हम तकनीकी रूप से समृद्ध हों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने। यदि आप एआई या ड्रोन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या आपके पास इन तकनीकों को विकसित करने के कोई सुझाव हैं, तो हमारे साथ इस लिंक पर शेयर करें। हम सुनेंगे आवाज भारत की, हम सुनेंगे आवाज भारत की। और यहां के साथ इन्होंने एक लिंक साझा किया। इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे एक वेबसाइट पे जाएंगे। जरा उस वेबसाइट को भी, अगर मैं कहूंगा, ये वेबसाइट है आवाज भारत की, हम सुनेंगे आवाज भारत की, ये जो है। और यहां से राहुल गांधी इसके जरिए युवाओं को, और खासकर उन युवाओं को जो तकनीक में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने अपना एक दरवाजा खोला है। तो राहुल गांधी अब सीधे देश के युवाओं से मुखातिब हो रहे हैं और उन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो बदलते वक्त के साथ कदम मिलाकर चलें। वहीं मोदी जिस तरह ट्रंप के पिछलग्गू बनकर लौटे हैं और उसमें भारत का नुकसान करवा दिया, उसे लेकर पवन खेड़ा, जी हां, नाम तो सुना होगा आपने, कांग्रेस पार्टी, उसमें भी मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं, पवन खेड़ा ने तंज कसा है। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, ये भी जरा देख लेते हैं। और साफ साफ लिख रहे हैं पवन खेड़ा कि प्रधानमंत्री विदेश में अपनी तारीफ सुनकर फूल कर कुप्पे होकर लौट आए और उनके मुंह पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ्स पर भारत को सरेआम धमकी दे दी। भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर दो और फिर भारत का अपमान भी कर दो तो साहेब को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बात विश्व भर के नेताओं को समझ में आ गई है, ये कह रहे हैं पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने यहां पर साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और हमला बोला है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, इनका नाम भी आपने सुना होगा, काफी हमलावर रहते हैं। इन्होंने भी नरेंद्र मोदी पर करारा हमला करते हुए उन्हें ट्रंप की पॉकेट में बैठा दिया है। साफ साफ यहां पर उन्होंने कहा है कि ट्रंप के पॉकेट में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, यानी मोदी की अंधभक्ति करने वाले भले तालियां बजाएं, लेकिन दुनिया भर की कमजोरी देख रही है और खासकर मोदी की कमजोरी दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी सत्ता के दम पर अब भी लोगों के मुंह बंद करने की कोशिश में है, जिस पर अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल देखते हैं, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट पहुंचाते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है प्रति महीना, वो गलत भाषा या किसी की छवि नहीं बिगाड़ेंगे। वो अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी तरह का जवाब उनको देंगे। और समझौता यह हुआ था कि बीजेपी का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर व्यवहार खराब नहीं करेगा, और अगर हम सूचना देंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोगों ने जितनी भी एफआईआर लिखाई हैं, एक पर भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं,
कि समाजवादी पार्टी ने जो जो शिकायतें की हैं, एक पे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आवाज दबाना चाहती। तो यहां सीधा हमलावर हैं अखिलेश यादव। दोस्तों, बीजेपी चाहे जितने चुनाव जीत ले, लेकिन अपने गलत कामों पर वो लोगों और खासकर इन ऐसे नेताओं के मुंह बंद नहीं करवा सकती। ये साफ नजर आ रहा है और खासकर विपक्ष तो बीजेपी के खिलाफ और तनकर खड़ा हो रहा है। वैसे इन सियासी हलचलों के बीच आज अमेरिका से प्रवासी भारतीयों को लेकर एक और विमान अमृतसर उतर रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार कोई 100 कह रहा है, कोई 120। कितने आते हैं वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रात के 10 बजे तक 100 या 105, 107 या 120, 110 जितने भी भारतीय हैं वो रात को 10 बजे तक अमृतसर लौट आएंगे। विमान अमृतसर लौटेगा। इन लोगों को पंजाब ही क्यों लाया जा रहा है, इस पर तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में जो सरकार है वो सवाल खड़े कर ही रही है। उसके अलावा विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। और खासकर आप जानते हैं कि अमृतसर और लाहौर के बीच की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। और यह बात लगातार कई नेता और कई जानकार, कई बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि आखिर क्या है और सैनिक विमान से आखिर क्यों ला रहे हैं। भारत सरकार अपना विमान एयर इंडिया को भी बेच दिया टाटा के हाथों, लेकिन उसके बाद भी एयर इंडिया से और दूसरे विमान कम से कम ले ही सकते थे, खर्चा दे देते। लेकिन आखिर क्यों सैनिक विमान से ये आ रहे हैं, ये भी देखना होगा कि इस बार भी हथकड़ियों के साथ आ रहे हैं, जंजीरों के साथ आ रहे हैं, या इस बार थोड़ी सी राहत है। अब ये सब कुछ देखना होगा। जो लोग लौट रहे हैं वो किस हाल में आते हैं और आगे देश में वो किस हाल में रहेंगे, इन सब पर आगे देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि किस तरह विपक्ष के मिशन के सामने फेल हो रही है बीजेपी, यह आज समझना जरूरी है। और इन सब में आप देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका से लौट कर आना और अमेरिका में पाए क्या, टैरिफ, वही जिसको कबाड़ कह चुके हैं, F-35S विमान जिसका सौदा कर रहे हैं, करके आए हैं नरेंद्र मोदी, और कबाड़ कहा है वहां के अदानी साहब यानी इलन मस्क, ये या कुछ और, ये सब कुछ। रुपया गिर रहा है, बाजार क्यों, आखिर कल, आज तो शनिवार है लेकिन कल शेयर मार्केट 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा गया उन लोगों को जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। आखिर ऐसा क्यों है? नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौट के आ रहे हैं और बाजार क्यों गिर रहा है? आखिर क्या हो रहा है उधर अमेरिका में, क्या हुआ जिसका असर भारत के बाजारों पर पड़ा, और क्या हो रहा है यहां जिसका असर यहां देश की जनता पे पड़ रहा है? और इन सब के बीच राहुल गांधी जिस मिशन में लगे हुए हैं, उस मिशन से क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा होने जा रहा है? उधर अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं उन बातों में कितना दम है? और यहां साफ साफ FIR दर्ज कराने की बात भी हो रही है। बीजेपी को सीधा बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। इन सब के मायने क्या हैं? क्या विपक्ष के आगे बीजेपी का मिशन फेल हो रहा है? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रधानमंत्री बहुत शानदार कोट में है, प्रिंस कोट में है, बहुत शानदार। देखिए जैकेट कितना शानदार, अमेरिका में है, एक बहुत ही शानदार जैकेट में दिखाई दे रहे हैं। कल से इनका जैकेट बहुत पसंद आ रहा है मुझे। खैर नीलामी अगर होगी तो ले नहीं पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत बड़ी चीज कि प्रधानमंत्री एक खूबसूरत जैकेट में कल अमेरिका में पत्रकारों का सामना कर रहे थे, पसीने छूट रहे थे। सवाल कैसे पूछे गए, अगर और पत्रकार होते तो कुछ और सवाल। और इस पर भी बात हो रही है कि यहां प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए जिन पत्रकारों को ले जाया गया, वहां तक पहुंचाया गया, वह भी अपने ही थे, लेकिन फिर भी सवाल में नाम आ गया किसी और का, परेशानी हो गई। डॉक्टर साहब जरा आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से लेकर आज रात को 10 बजे जो भारतीयों का एक और खेप पहुंच रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। धन्यवाद राजीव जी।
हमारे देहात में एक कहावत है, जितने की भगत नहीं भई उतने के मजीरा फूट रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा पर यह कहावत पूरी तरह लागू हुई। जितना तूमार बांधा गया था, जितना शोर उठाया गया कि प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कुर्सी पीछे खींचकर उन्हें बैठने के लिए अनुरोध किया, किसी डायरी में लिख दिया यू आर ग्रेट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो सारा शीराजा बिखर गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। दुर्भाग्य यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर, पटुआ रखते हैं या नहीं, इस तरह के सवाल करने वाले लोग मौजूद नहीं। सवाल भी वो आ गया जो पाठ्यक्रम में कहीं शामिल नहीं था, जिसका अभ्यास नहीं था नरेंद्र मोदी को। जवाब उन्होंने जो दिया उससे और ज्यादा आफत आ गई। एक तो उनकी भाव भंगिमा देश के मुखिया जैसी नहीं थी। देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो इस तरह हाथ फटकार कर, कुंठित होकर, व्यथित होकर जवाब देना अशोभनीय था। और पूरी दुनिया ने देखा कि वे अपने बेहद निकटतम व्यापारी, अपने करीबी, मैं उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जैसा बाकी लोग सोशल मीडिया पर करते हैं, लेकिन सारी दुनिया जान गई है कि नरेंद्र मोदी के लिए अडानी अंबानी क्या है। यहां बड़ी आफत यह थी कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज है। वहां के न्याय विभाग ने FBI और तमाम वित्तीय संस्थान में 4-4 साल तक जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज किया। फिर प्रधानमंत्री का यह कहना कि यह व्यक्तिगत विषय है। इस व्यक्तिगत शब्द की भी मीमांसा राजीव जी कर लें। हम अगर किसी से कोई सिफारिश करते हैं, कोई काम बताते हैं, तो हम कहते हैं कि यार थोड़ा देख लेना, ये व्यक्तिगत विषय है, थोड़ा पर्सनल है। इसका मतलब यह है कि क्या संकेतों में उन्होंने राष्ट्रपति को यह बता दिया कि ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, थोड़ा देख लीजिएगा, बचा लीजिएगा हमारे राष्ट्र से को। दूसरी बात यह है कि इस पूरी यात्रा का हासिल क्या हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपको बगल में बिठाकर कैसी कैसी जली कटी सुना दी कि इससे पहले आज तक भारत के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें नहीं सुनना पड़ी। एक तरह से अपना हुक्म, अपनी मर्जी थोप दी अमेरिका ने हमारे। तेल हमसे लेना पड़ेगा, गैस हमसे लेना पड़ेगी, हमारा कबाड़ में शामिल हो चुका जंगी जहाज F-35 खरीदना पड़ेगा, जैसे खुद ट्रंप की सरकार में शामिल एलन मस्क 4-6 महीने पहले कबाड़ कहते, वो खरीदना पड़ेगा। यानी अपनी शर्तों पर हम कुछ नहीं कर पाए। और लोग इस बात पर लहालूट हो रहे हैं कि उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेट नेगोशिएटर बता दिया, सौदेबाज। यानी धंधा करने के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर और कोई आदमी नहीं। हम अपना सौदा अपनी शर्तों पर बेच खाएंगे। प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने यह संदेश भी यात्रा खत्म होने से पहले दे दिया, अमेरिका की शराब पर 50% टैरिफ कम कर। यानी ये फीलर तो दे ही दिया कि आपने जो कुछ उस दिन कहा था हम सब मानने को तैयार हैं। ये नजराने के तौर पर, पेशगी के तौर पर टैरिफ 50% कम कर दिया है। हासिल क्या हुआ भारत को, देश को क्या मिला, हम सब जानते हैं। प्रशांत जी बैठे हैं, पंकज जी बैठे हैं, आप सब इतने वरिष्ठ लोग हैं। हम सब लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की यात्राएं साझा की हैं। मैं खुद राष्ट्रपति के साथ गया हूं 2 देशों की यात्रा पर। बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जब भारत से रवाना होते हैं, तब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पत्रकारों को बताते हैं कि किस उद्देश्य से जा रहे हैं, कौन कौन से समझौते होने वाले हैं, लौटते में फिर बातचीत होती है। ये सारी परंपराएं 2014 के बाद से समाप्त हो गई। न तो देश को यह बताया जाता है, पत्रकारों को ले जाना तो बंद ही कर दिया है, न देश को जाते समय बताया जाता है, न लौटते दाग से बताया जाता है कि भाई वहां क्या हासिल हुआ, कौन कौन से समझौते हुए। हम सब लोग अपने स्तर पर या दुनिया के तमाम खोजी पत्रकार अपने स्तर पर ये सब आकलन करके बताते हैं कि F-35 खरीदने जा रहे हैं। सरकार खुद आधिकारिक रूप से क्यों नहीं बता रही कि हम खरीदने जा रहे हैं। जो तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है सोशल मीडिया पर रूस के विमान का और F-35 का, कौन से हमारे लिए बेहतर है, भारत के लिए कीमत के आधार पर बेहतर है, ये सारे सवाल अब जवाब नहीं देती है सरकार। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये दशा हो जाती है जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रधानमंत्री की। मेरी नजर में एक आम भारतीय के होने के नाते मेरे लिए दुखद है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री
सवालों के जवाब नहीं दे पाते। एक सवाल पर तो डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि यद्यपि ये सवाल आपके लिए, लेकिन चलिए मैं जवाब दे देता हूं। ये हास्यास्पद है, हमारे लिए दुख का विषय है। हम नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से सैद्धांतिक रूप से, नीतिगत रूप से असहमत हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का और देश का अपमान हो, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है राजीव जी। तो मैं फिर दोहराता हूं कि इस यात्रा में हम घाटा खाकर लौट रहे हैं। और अंतिम बात, उनकी रवानगी से पहले 2 जहाज और टेक ऑफ हो चुके हैं, जो आपने अपने इंट्रो में कहा। संख्या भी अभी नहीं मालूम। वे उतरेंगे पंजाब में, उसको लेकर विवाद चल ही रहा है। वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया, भाई यहां क्यों उतार रहे हो बार बार। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा में क्या प्रधानमंत्री ने अमेरिका की सरकार से, डोनाल्ड ट्रंप से यह कहा कि हमारे लोगों को आपने जिस तरह हथकड़ी बेड़ी बांधकर भेजा गया था, मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़कर विनती है, करबद्ध निवेदन है कि आने वाली खेप को कम से कम यात्री विमान से भेजें, बेड़ी हथकड़ी न लगाएं। कल तक इसका जवाब उन्होंने दे दिया। कल जब पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक पत्रकार ने पूछा तो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से जो लोग भेजते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात उन्होंने की। करिए, कहां मना कर रहे हैं आप रोहिंग्या का राग अलापते हो, उनको भेजिए। लेकिन जिस नीति की बात विदेश मंत्री संसद में कर रहे थे कि हथकड़ी बेड़ी में भेजना अमेरिका की नीति है, 2,81,00,000 की आबादी वाला देश बता चुका है कि हम अपना विमान भेजकर बुला सकते बिना हथकड़ी बेड़ी के। वेनेजुएला, इससे पहले कोलंबिया वाले भी भेज चुके हैं। तो हम तो दुनिया की महाशक्तियां, विश्व गुरु हैं, हमारे लोग हथकड़ी बेड़ी में क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम आखिर क्यों, और इतना 1.4 बिलियन की आबादी वाला ये देश, और आखिर क्यों इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है कि उसका नागरिक किसी दूसरे देश से आ रहा है तो हथकड़ियों में आ रहा है, बेड़ियों में आ रहा है, आखिर क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये जवाब मांगा गया, तो जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा था आपने कल सुन लिया। चाहेंगे तो फिर सुना दूंगा, हालांकि चेहरा तो आप देख ही रहे हैं, समझ रहे होंगे आप। और कई लोग लिखते हैं कि मत सुनाया कीजिए, इसलिए नहीं सुना रहा हूं। मगर यहां पर सबसे बड़ी चीज प्रोफेसर रविकांत जी कि आखिर इधर भी आएंगे, राहुल गांधी का वो शानदार वीडियो अभी आपने देखा, एक छोटा सा अंश उसका हिस्सा दिखाया था। राहुल गांधी आखिर किस मिशन पे हैं, जरा आपसे भी समझूंगा, पंकज जी से भी समझूंगा। इसके जरिए औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी की इस औद्योगिक क्रांति जिसमें ड्रोन है, एआई है, ऑप्टिक्स है, इन सब की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहां से अपने लोगों को वतन वापसी हो रही है, लेकिन स्वसम्मान वापस नहीं करवा पा रहे हैं। ये जो फर्क है दोनों, इस फर्क को भी समझने की जरूरत है। जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, फिर पंकज चतुर्वेदी जी, प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप लोगों के पास भी आता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए राजीव जी, अब दोनों लोगों के फर्क की अगर आप बात करें तो राहुल गांधी इस देश के नेता हैं और नरेंद्र मोदी अडानी के नेता है, अडानी के दोस्त। राहुल गांधी ने कम से कम पिछले 2 साल में ही अगर हम देखें, हालांकि उनकी राजनीतिक जो यात्रा है वो लंबी है, लंबे समय से राजनीति में है, 2004 से, लेकिन पिछले 2-3 साल को ही आप देखें तो राहुल गांधी ने दक्षिण से लेकर के उत्तर तक भारत को अपने पांवों से नापा है। और मैं समझता हूं वो इस देश की धरती का आचमन है, उस मिट्टी का आचमन है, जिस मिट्टी में उनके पिता, उनकी दादी शहीद हो गई, जिस मिट्टी के लिए, जिस मिट्टी के लिए उनके परनाना ने कहा था कि मेरे अंतिम समय के बाद मेरे शरीर की राख को इस देश की धरती पर बिखेर दिया जाए, उस मिट्टी का आचमन उन्होंने किया। तो राहुल गांधी इस देश के लोगों से, इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि देश तरक्की करे। लेकिन देश कोई अमूर्त चीज नहीं है, देश का मतलब लोग। जब देश तरक्की करेगा तो उसमें भागीदारी किसकी हो? इस देश के लोगों की, इस देश के मजदूरों की, किसानों की, गरीबों की, वंचितों की, दलितों की,
पिछड़ों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, सबकी भागीदारी होनी चाहिए और इस देश की तरक्की में सबका योगदान होना चाहिए। ये देश किसी अंबानी और अडानी का नहीं है। हालांकि मोदी जी का के लिए अंबानी और अडानी ही है, और इसीलिए राहुल गांधी हम दो हमारे दो की बात करते रहे कि असल में मोदी जी के लिए क्या है देश। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, जो सवाल आपने खड़ा किया कि आज रात को 10 बजे जो लोग आएंगे, क्या उनके पांव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां होंगी? जो प्रधानमंत्री शरेआम और बेशर्मी के साथ अडानी के रिश्तों को स्वीकारता ही नहीं है, उसकी बार्गेनिंग अडानी के लिए होती है। पहुंचने से पहले ही अडानी पर जो केस था उस एक्ट में परिवर्तन किया जाता है और बदले में जो कीमत वसूल की जाती है इस देश से, मैं समझता हूं कि इस देश में इतने प्रधानमंत्री हुए और इस देश का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, बस शर्त यह है कि वो संघी ना हो, वो कभी भी इस तरह का समझौता नहीं कर सकता कि आप हमको तेल बेचो, गैस बेचो, लड़ाकू हवाई जहाज बेचो और हमारी सारी संपत्ति ले लो। हमने साहब गलती की, माई बाप, हमने रूस से तेल लिया, हम तो आपसे लेंगे, बस हमारे दोस्त को बख्श दीजिए। इसलिए जब आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच तुलना की बात करते हैं तो वो तुलना आपको जमीन और आसमान के बीच फर्क की तरह दिखाई पड़ती, इस देश के लोगों को दिखाई पड़ती। नरेंद्र मोदी ने आज तक इस देश के लोगों के लिए क्या किया है, कोई जरा बता दे। नोटबंदी में क्या किया था, और फिर ताली पीट करके हंस भी रहे थे, बहुत लोग लाइन में लग करके मर गए, शादियां टूट गई। भला कोई शादियों के टूटने पर अट्टहास कर सकता है? नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और उसके पीछे पृष्ठभूमि आरएसएस की, जिन्होंने गांधी की हत्या पर मिठाइयां बांटी थी, उसी परंपरा में आते हैं, वही पुरखे हैं उनके। कोरोना काल में चुप्पी साधे रहे और महज 4 या 6 घंटे के समय देने पर लॉकडाउन हो गया साहब, और गुजराती 2 बसें लेकर के गुजराती लोगों को बचा करके ले गई। बाकी नॉर्थ इंडियन मरते हैं तो मरने दो, उत्तर प्रदेश के, बिहार के वो मर रहे हैं, मरने दो। जानवरों की तरह हाके गए, प्रधानमंत्री खामोश था। चीन की घुसपैठ के समय प्रधानमंत्री खामोश था। और राहुल गांधी जो बराबर चेताते रहे, नोटबंदी के समय पर भी, कोरोना के पहले भी, यही मोदी और ट्रंप की जोड़ी थी। गुजरात में जो हो रहा था, ट्रंप साहब की अगवानी हो रही थी, उसके बाद कोरोना वायरस फैला इस देश में। तो मोदी जी ने तो इस देश के लोगों को दांव पर लगा करके अपनी सत्ता को बनाए रखा और अपने दोस्त की झोलियां भरी। दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे साहब अडानी साहब। थोड़ा सा ही मामला रुक गया, वरना वो तो दुनिया के नंबर 1 के अरबपति होते। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसने अपने सार्वजनिक जीवन के लिए अपने निजी जीवन की कुर्बानी दे दी। वो उनका एक वीडियो है जहां लड़कियां पूछती हैं कि शादी का क्या मन बनाया, कि अभी सोचने का अवसर ही नहीं मिला। राजनीति में, और राजनीति वो नहीं, राज करने की नीति नहीं। इस देश का समाज कैसा हो, वो गांधी के सपनों का भारत, नेहरू का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय, ये इस देश को चाहिए। हिंसा खत्म हो, नफरत खत्म हो और इस देश की संस्थाएं मजबूत हों। लेकिन हो क्या रहा है, संघियों के हाथ में सत्ता है तो इन सब के उलट होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह तुलना बहुत बेमानी है, जमीन आसमान का अंतर है। और इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीति की समझ को रखता है, आप भक्तों को छोड़ दीजिए, उनको अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी लोग इस अंतर को जानते हैं
कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है वो किसके लिए काम कर रहा है 18-18 घंटे, किसकी संपत्ति बढ़ी, अरबपति कितने बढ़े, लेकिन इसी दरमियान गरीबों की संख्या बढ़ी, कुपोषण बढ़ा, असमानता बढ़ी। ये सब काम कर 18 घंटे काम करने का नतीजा है। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच क्या तुलना हो सकती है और क्या असमानता और असमानता है। एक देश के लिए जीता है, दूसरा अडानी के लिए काम करता है 18-18 घंटे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक देश के लिए काम करता है, एक अडानी के लिए काम करता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है, ये एक बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी की सियासत और राहुल गांधी की सियासत, इन दोनों के फर्क को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तब जबकि राहुल गांधी 9.25 मिनट के एक वीडियो को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और दूसरी तरफ इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से आते हैं, तो क्या लेके आते हैं, बड़ा सवाल है। प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, और श्रवण गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज चतुर्वेदी जी भी, उनके पास भी आता हूं। प्रशांत जी, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण सवाल हैं, और क्या और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, जैसे अखिलेश यादव का बयान अब आपने सुना, पवन खेड़ा ने तंज कसा है, वो भी आपने देख लिया, लेकिन ओवरऑल सियासत में और उसमें भी नरेंद्र मोदी की सियासत की चर्चा, नरेंद्र मोदी खासकर जब विदेश जाते हैं और विदेश से आखिर भारत के लिए क्या लेके आए, इसकी चर्चा, नरेंद्र मोदी को कल कुछ सवालों का जवाब देना पड़ा, इसकी चर्चा तो लाजिमी है, करना चाहिए उस लिहाज से भी। और आज जब अमृतसर में दूसरा लॉट उन भारतीयों का आ रहा है जो ऑलरेडी वहां अवैध घोषित हो चुके हैं, प्रधानमंत्री वहां थे, उम्मीद अब बढ़ गई होगी, इसलिए भी। प्रशांत जी, देखिए, विदेश नीति का मुख्य मकसद होता है अपने राष्ट्र हित की रक्षा करना। इसके अलावा दूसरा तीसरा कोई मकसद नहीं है। ना वहां कपड़े दिखाने हैं, ना वहां नेगोशिएटिंग स्किल दिखानी है, उसके कोई नंबर नहीं है जी। नंबर किस बात के हैं कि आपने अपने देश का हित कितना प्रोटेक्ट किया। ट्रंप इस पूरे मामले पे जीत गया। ट्रंप ने अमेरिका का हित पूरा तरीके से सुरक्षित कर लिया। और मोदी जी क्या लेकर आए हैं? कोई कह सकता है कि ताबूर राणा का एक्स्ट्राडिशन हो रहा है, उसकी भी, हाँ, ताबूर राणा का, जो बॉम्बे ब्लास्ट में एक नामजद है, लेकिन उसकी भी प्रक्रिया चिदम्बरम के समय ही, जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे तभी हो गई थी। चिदम्बरम अमेरिका गए थे, वहां से वो बात हो गई थी। वो तो अमेरिकन सिस्टम है, कोर्ट है, और उसमें टाइम लगता है, तो कुछ लेकर नहीं आ रहे हैं। और आप देखिए, मुझे नहीं याद आ रहा है कि कब किसी विदेशी मेजबान देश ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को बगल में खड़ा होकर कह दिया कि भारत अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा तो हम भी उतना ही लगाएंगे जी। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की इतनी हिम्मत भारत के प्रधानमंत्री के सामने नहीं हुई जो अब हो गई। और इसका असर बहुत दूरगामी है। कल मैं चर्चा कर रहा था कि डॉलर 88 रुपए से नीचे आ जाए, उसके लिए $4 बिलियन आरबीआई ने खर्च किए। अब वो तेल भी कह रहा है कि हमसे खरीदो, तो डॉलर का जो कीमत है रुपये के खिलाफ, वो बढ़ती जाएगी। और वो बढ़ती जाएगी, और उसमें अप्रैल के महीने से, यानी 1 महीने बाद ही, 1.5 महीने बाद से ये सब नया टैरिफ लागू हो जाएगा। और उस वक्त रुपए की कीमत को रोक पाना डॉलर के खिलाफ बड़ा मुश्किल होगा। इसका पूरा अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और घोषणा कर दी है, जो अभी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुई है। उसने कह दिया ब्रिक्स मर गया जी। ने कह दिया कि जब मैंने ये कह दिया कि मैं ब्रिक्स देशों पे 100% का ड्यूटी लगाऊंगा, उसी दिन से ब्रिक्स मर गया। तो
इतना ह्यूमिलेशन जो है वहां से लेकर आए हैं, एक बात। दूसरी बात, देखिए राजीव जी, आप भी विदेशों में रहे हैं, हम लोग भी गए हैं। विदेश में अगर कोई आपको संकट हो जाए, कोई कागज खो जाए, पासपोर्ट कहीं गिर जाए, कुछ और हो जाए, पहला काम व्यक्ति क्या करता है? अपने दूतावास को संपर्क करता है। भारत के दूतावास भारतीयों के लिए संकट मोचक हैं। कुछ बात हो जाए, भारत के दूतावास को पैसे खत्म हो जाए, कोई बात हो जाए, तो भारत के दूतावास को संपर्क करता है। मोदी जी ने वहां पे खड़े होकर कह दिया, राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कह दिया कि ये इलीगल लोग हैं, हम इनका समर्थन नहीं करते हैं। अब आप सोचिए कि जो 7.5 लाख लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनके लिए भारतीय दूतावास की कोई सेवाएं नहीं है जी। उनको कोई कंसुलर हेल्प नहीं मिलेगी, दूतावास से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री आकर खड़ा कर दिया। यानी आपने 7.5 लाख लोगों की नागरिकता अमेरिका में व्हाइट हाउस में खड़े होकर खत्म कर दी। आपने उनको डिसोन कर दिया। आप अमेरिका के राष्ट्रपति की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कौन से, आप मुझे कोई बताए मुझे, मोदी जी के समर्थक या कोई भी, कि वो जो 7.5 लाख लोग हैं वहां पे, उन्होंने वहां रहते हुए किस भारतीय कानून का उल्लंघन किया है? हम तो भारत के नागरिक हैं ना। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसके लिए तो आप काम करेंगे। तो जो 7.5 लाख लोगों ने अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया होगा, इसमें तो ये कोई मानता क्या? कोलंबिया के राष्ट्रपति ने माना इस बात को, मैक्सिको ने माना, और कोलंबिया मैक्सिको तो छोड़ दीजिए, आपके पड़ोस में पाकिस्तान के लोग वहां भी आए, पाकिस्तान में भी आए, वो तो हथकड़ी बेड़ी में नहीं आए। बांग्लादेश के भी लोग आए, वो तो हथकड़ी बेड़ी में नहीं आए। इसको पता किया जाए कि आपके लोगों को क्यों भेजा, और रात 10 बजे जो आ रहा है वो कौन सा जहाज है? वो भारत सरकार का जहाज है कि अमेरिका एयरफोर्स का जहाज है? किसका जहाज है वो? कैसे आ रहे हैं वो लोग? और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पे कोई जानकारी अभी तक तो नहीं दी, मैंने तो नहीं देखा कहीं मीडिया में। तो कुल मिला के ये है राजीव जी कि भारत का राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करने में मोदी साहब कामयाब नहीं रहे। डॉलर के दाम बढ़ेंगे रुपये के खिलाफ। लॉकहीड मार्टिन का जो जहाज है, लॉकहीड मार्टिन में कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूं जी कि यही कंपनी पाकिस्तान के लिए F-16 बनाती है। कोई भी डिफेंस एक्सपर्ट आपको बताएगा कि एक ही मैन्युफैक्चरर के जहाज जिससे आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, पड़ोसी देश है जिसका स्ट्रेटेजिक तौर पे आपसे अनबन है, युद्ध हो चुके हैं, उसका एक ही मैन्युफैक्चरर का वॉरफेयर मशीनरी नहीं लेते हैं। ये चलन दुनिया में कहीं नहीं है। और जब हमने राफेल को चूज किया तो पाकिस्तान का F-16 भी उस रेस में था। भारत के वायुसेना के अधिकारियों ने F-16 को इसीलिए मना किया क्योंकि लॉकहीड मार्टिन बनाती है F-16, उसका F-16 पाकिस्तान भी यूज करता है। पाकिस्तान की तीसरी जनरेशन के पायलट उसको उड़ा रहे हैं। तो इसलिए ये भी कोई स्ट्रेटेजिक रूप से कोई बहुत वो नहीं था। अब इस पे तो जो रक्षा एक्सपर्ट है वो अपनी बात रखेंगे। कुल मिला के अमेरिका विजिट बहुत फ्रूटफुल नहीं थी और भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा वहां पे नहीं हुई। बिल्कुल। बाकी जो डोमेस्टिक लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन और इन सब बातों पे मैं सेकेंड राउंड में आऊंगा तब बात। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। भारत और अमेरिका के बीच संबंध कितने प्रगाढ़ हुए हैं उसका नमूना ये है कि टैरिफ जो है वो भारत पे
उसी हिसाब से लगाने की घोषणा हो गई जिस हिसाब से भारत लगाएगा। और यहीं से आप समझ सकते हैं कि संबंध उतने प्रगाढ़, उतने मजबूत नहीं है, हमेशा नहीं रहे संबंध, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि संबंध मजबूत हो, भागे भागे गए। पंकज जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन राहुल गांधी जो आज वीडियो जारी किए हैं, इसका क्या अर्थ समझा जाए, क्या मायने हैं इसके? मैं बात करूंगा उससे पहले दो चीज बताऊं। प्रशांत जी जो F-16 की बात कर रहे थे, F-16 वो जहाज है, जब अभिनंदन वाला प्रकरण हुआ था तब पाकिस्तान ने F-16 को इस्तेमाल किया था भारत के खिलाफ। एक चीज। दूसरा चीज आपको बताऊं कि जो राकेश जी कह रहे थे, जो बर्बन विस्की है उसका $1 अरब सालाना का हमारे यहाँ आगमन होता है, और उस पे इन्होंने 150% से घटाकर 100% जो ड्यूटी की है। तो आप सोचिए कि 50% ड्यूटी $1 अरब की विस्की पे इन्होंने कम की है, और वो भी जब इन दोनों की बातचीत शुरू होने वाली थी उसके ठीक पहले कर दी। बर्बन विस्की बहुत मशहूर है। तीसरी चीज, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर चाइना का उल्लेख हुआ, और चाइना के उल्लेख पर जिस तरीके से माय फ्रेंड डोनाल्ड ने जवाब दिया, उसके बाद में चाइना ने उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की। उसने कहा है कि भारत की जो पॉलिसी है बायलैटरल रिलेशन की, द्विपक्षीय की, उसके अंदर उसको तीसरे पक्ष अमेरिका को नहीं शामिल करना चाहिए। वैसे कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं चाइना से, लेकिन एक जो मौखिक हमारी जो नीति है द्विपक्षीय वार्ता की, उसके खिलाफ वो बातचीत दी। बिल्कुल। अब मैं आता हूं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी का ये जो वीडियो है ड्रोन वाला, उसके पहले आप जंप करके चलिए जो उनका पार्लियामेंट में भाषण था AI को लेकर, वो एक मुझको लगता है पिछले कई दशकों में पार्लियामेंट में तकनीकी विषय पर एक आउटस्टैंडिंग लेक्चर था किसी का, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हम जब इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो हमारा बेस क्या होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पे काम करता है, और हमारा जितना भी डेटा है या तो गूगल के पास है या एक्स के पास है, एलन मस्क के पास है, हमारे पास अपना डेटा या मेटा के पास है। आप देखिए भारतीयों का डेटा किसके पास है? ये 3 कंपनियों के पास। जब हमारे पास में अपना ओरिजिनल डेटा नहीं है तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा? ये उनका पार्लियामेंट का बहुत अच्छा भाषण था। ठीक उसके बाद में वो नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड के बच्चों से मिले हुए थे। वो वीडियो भी देखने लायक है, जिसके अंदर वो एक कार पे बताते हैं कि एक कार का एक्सीडेंट होता है तो कैसे जो इंजन है पूरे आकर हिट करता है और आदमी को की मौत हो जाती है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किस तरीके से ये जो एक तरफ का प्रेशर है उसको अलग अलग डिसेंट्रलाइज कर सकता है। उन्होंने उसको 2 बातें बोली। एक तो उसको पॉलिटिक्स को लेके गए कि पॉलिटिक्स में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है, जिससे पावर एक को चोट न करे। और दूसरा बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ही ये है कि वो इस पावर को इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज करे कि यदि किसी कार का कॉलिजन होता है तो वो जो उसका ड्राइवर है उसकी मौत ना हो। देन उसके बाद उसी श्रृंखला में ये उनका तीसरा वीडियो, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि एक चाइनीज जो AI से चलने वाला ड्रोन है, वो उसका कैमरा और वो किस तरीके से काम करता है। यदि हम इसका राजनीतिक मायने देखें तो राजनीतिक मायने ये है कि वो कांग्रेस मुझे लगता है कि इस देश के युवाओं से अब सीधे इंटरेक्ट करना चाहती है। जो उसका ओल्ड वोट बैंक है उसको इन्हांस करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब कांग्रेस अभी अपनी बातें करती है तो जो बच्चा 10 साल या 11 साल का था वो आज 21 साल का है। मनमोहन सिंह के समय के शासन में जो बच्चा 10 साल का था या 11 साल का था, या इंदिरा गांधी के शासन में उसका जन्म ही नहीं हुआ था, वो आज 21 साल 22 साल का, उसको नहीं मालूम है कि 10 साल की उपलब्धि क्या है। वो 2014 के बाद की उपलब्धि को देखता है। तकनीकी मामले में खासकर तकनीकी मामले में हमारे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग सब स्टैंडर्ड है, इंजीनियरिंग के मोस्टली स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं। उस पोजीशन में यदि हम देखते हैं तो जिसको हम कहते हैं कि न्यू इनिशिएटिव, यदि क्योंकि कांग्रेस ने सन 2000 में Y2K पे प्रयोग करके दिखा दिया था, वर्ल्ड पे हमारा राज चलता था। जब सन बदलने वाला था और पूरे कंप्यूटर्स की बात आई थी तो Y2K पे कांग्रेस के शासन में हमने शासन किया था वर्ल्ड पे। ये जो नया टेक्नोलॉजी, जाहिर है कि टेक्नोलॉजी को लाने वाले राजीव गांधी थे जिन्होंने कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी को शुरू किया, और ये राहुल गांधी नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। और ये जिसको जेड जनरेशन हम कह रहे हैं, उस जनरेशन के लिए हम
कैसे रोजगार उपलब्ध करा सके, देश की सुरक्षा के लिए किस तरीके से जरूरी है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा हो, उसके ऊपर इस प्रकार की बात करना मुझे लगता है कि इट इज अ ब्रिलियंट। एक आदमी ट्विटर पर लिख रहा था कि इस देश का दुर्भाग्य कि यह आदमी विपक्ष में बैठा हुआ है। यानी जो जिस कमांड से, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जब अंग्रेजी में बोलते हैं और टेक्निकल विषय पर उनकी बहुत तगड़ी पकड़ होती है, हिंदी में शायद वो कमजोर होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है इसका जो मैसेज है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। कांग्रेस का एक विजन है कि नेक्स्ट कांग्रेस किस विजन को लेकर आगे चलना चाह रही है, वो केवल जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केवल उस पर नहीं टिकी हुई है, वो नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो आने वाले 15 साल 16 साल 21 साल 22 साल के बच्चे, उनके लिए रोजगार, टेक्नोक्रेसी और भारत के विकास में उनके योगदान के लिए लोगों को आमंत्रित कर रही है। और मुझे लगता है कि यह राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ है भारत की। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये राजनीति का महत्वपूर्ण मोड़ है, और जिसमें यहाँ राहुल गांधी जो हैं वो अपनी बात और खासकर इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, और आज 21वीं सदी की जो क्रांति है उसकी बात कर रहे हैं। आना चाहता हूं गर्ग साहब आपके पास। हम तमाम लोगों की बातें आप सुन रहे थे। दो महत्वपूर्ण, एक तो सबसे महत्वपूर्ण घटना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद अमेरिका गए, सुन लिया आपने, और उस पर काफ़ी चर्चा आपने भी की है, देखी आपने। और दूसरी तरफ यहाँ राहुल गांधी, तीसरी यहाँ इंपॉर्टेंट बात, उसको भी यहाँ ले आता हूँ, अगले चक्र में हम इस पर और चर्चा करेंगे। जो अब 3 दिन बाद राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह पे एक नई नियुक्ति, उसको लेकर भी थोड़ा जो है बातें हो रही हैं, और खासकर अब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उसमें अब कूद पड़े हैं जगदीप धनखड़ साहब, उस पर भी आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर आपके विचार सबसे पहले, और इस यात्रा से भारत को आखिर मिला क्या? प्रधानमंत्री इतने उतावले होके गए, क्या कुछ लेके आए? ये सवाल भारत के लोग पूछ रहे हैं। क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, पूरा टोटल सेल आउट है, जिसको कहना चाहिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज का। हमारा टोटल व्यापार टर्नओवर जो है सालाना करीबन 130 अरब डॉलर का होता है, और उसमें जो भारत है वो करीबन 35 अरब डॉलर से ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं 50 अरब डॉलर भी, और ट्रंप कहते हैं वो हमारा सरप्लस है, उनसे ट्रेड सरप्लस है। ट्रंप जो है बहुत नाराज़ हैं कि वो हम अमेरिका से कम मंगाते हैं, अमेरिका को ज़्यादा बेचते हैं, अमेरिकी सामान पर ज़्यादा कर लगाते हैं। अब होगा ये राजीव जी कि हमारा जो सरप्लस है पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा, और वो जो हम अभी अमेरिका के साथ जो हमारा सरप्लस चल रहा है वो पूरा का पूरा हमारे घाटे में बदल जाएगा। घाटे में मतलब ये कि जितना हम अमेरिका से मंगाएंगे उतना ही हम बेचेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने कहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है, मोदी जी से बातचीत के पहले ही उन्होंने कह दिया कि रेसिप्रोकल टैरिफ, उसका मतलब ये कि जितनी टैरिफ आप हमारे सामान पर लगाएंगे हम आपके सामान पर लगाएंगे। इसका मतलब ये कि एक अमीर आदमी एक गरीब से कह रहा है कि तुम हमें जितना खाना दोगे खाने के लिए, हम तुम्हें उतना ही खाना देंगे। मतलब अगर तुम 2 रोटी खाते हो, 2 रोटी हमें दे पा रहे हो अपने कमाई से, तो हम भी तुमको 2 रोटी ही देंगे। अंडर नरिश रखेंगे तुमको। एक डेवलप्ड कंट्री बराबरी कर रहा है गरीब मुल्क से या विकसित विकासशील देश से, और हमारे प्रधानमंत्री पूरी की पूरी तरह वहाँ झुककर आ गए। आप कल्पना कीजिए कि पिछले अगले 5 सालों में 500 अरब डॉलर का टर्नओवर हम करने वाले हैं। अब 500 अरब डॉलर किसको कहते हैं राजीव जी? आप जरा सोचिए कि 500 अरब डॉलर का मतलब रुपयों में कितना होगा, और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना, हमारे बाजार पूरे के पूरे
अमरीकी कारों से, अमरीकी सामानों से, अमरीकी शराबों से पटने वाले, या अमरीकी कपड़ों से। हमारा जो उद्योग है, जिस पर राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ठप पड़ा हुआ है। हम जब तक कंज्यूमर रहेंगे, कंजम्पशन करेंगे, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी की थीम है कि हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा, जिससे रोजगार भी होगा और हमारी तरक्की भी होगी। मोदी जी जो करके आए हैं वो ये करके आए हैं कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है अमेरिका से, हम केवल खरीदने वाले हैं। चाहे हम F-35, जिसको कबाड़ कहा गया है, एलन मस्क ने कहा है, खुद ने कहा है एलन मस्क ने कि आज के ज़माने में कोई F-35 की बात करे तो ये बड़ा आश्चर्य। तो ये जो पूरा का पूरा, और आप एक बात सोचिए ज़रा, जितने समझौते हुए ऑयल एंड नेचुरल गैस में हुए, CNG में, या ऑयल में हुए, या टेक्नोलॉजी में हुए, इंडस्ट्री में इंपोर्ट में हुए, कारों के इंपोर्ट में हुए, हमारा कोई उद्योग मंत्री वहां नहीं, हमारा कोई एनर्जी मंत्री वहां नहीं, हमारा कोई वित्त मंत्री वहां नहीं। हम ये जो मंत्री हैं हमारे यहाँ भारत में, वो क्या संसद में मोदी जी के भाषण पर तालियां बजाने के लिए, मेजे बजाने के लिए और मोदी मोदी चिल्लाने के लिए हैं क्या? ये जो मंत्री हैं, जिनके विभागों में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, सबसे बड़ा असर तो निर्मला सीतारमण के वित्त विधेयक पर पड़ने वाला है, बजट पर पड़ने वाला है, हमारे ओवरऑल डेफिसिट पर पड़ने वाला है, जो कि हम कह रहे हैं कि हम 4.4% तक ले आएंगे, GDP के 4.4% तक हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसको। ये पूरा का पूरा जो हम करके आए हैं वो तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला है। इसमें कोई रोजगार नहीं हो रहा है डेवलप। आप एक चीज सोचिए कि कोई रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को, हमारे यहाँ के नागरिक समृद्ध नहीं हो रहे हैं। आपने एक चीज और नोट करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी लेने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी किस मायने में लेने वाले हैं कि अमेरिका की मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगने वाले हैं यहाँ। और उन्होंने क्या कहा ट्रम्प साहब ने कि भारत के लाखों करोड़ों लोगों को बिजली मिलेगी और अमेरिका को लाखों करोड़ों का डॉलर मिलेगा। ये उनके शब्द हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका वुड अर्न। आप सोचिए कि हमारा पावर सेक्टर, हमारे पावर मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं भारत में जी। मेरा कहना है कि इन सब लोगों को इस्तीफे दे देना चाहिए अगर इन लोगों में थोड़ा सा भी स्वाभिमान है, या वो है कि भाई हम लोग किस लिए हैं, हमसे पूछ रहे हैं। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कुछ चीज पूछ रहे हैं कि ये सारी चीजें आप कार आयात कर रहे हैं वहां से, कार पे ड्यूटी आपने घटा दी, शराब पर ड्यूटी घटा दी, बिजली आप ले रहे हैं, तमाम चीजें अगर आप खरीद रहे हैं वहां से, तो फिर भारत में क्या बनने वाला है प्रधानमंत्री कैसे बताएंगे? कौन बताएगा? मतलब हम ये तो वो राहुल गांधी बता रहे हैं। ये जो उनका जो ड्रोन को लेकर मैंने पूरा देखा, 2 बार देखा, उसको सुना। जैसा पंकज जी ने कहा कि जो उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया था, अब बहुत ही अद्भुत भाषण था वो। मैं तो कहता हूं कि मैंने ऐसा भाषण तो मैंने सुना ही नहीं पार्लियामेंट में। इस तरह का अद्भुत भाषण जो ज्ञान से भरा हुआ हो, कभी नहीं सुना। मतलब वो भाषण विपक्ष ने तो कभी दिया ही नहीं, किसी विपक्षी नेता ने नहीं दिया, सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी किसी ने नहीं दिया। वो ये जो बता रहे हैं, ये इसमें जो 3 कंपोनेंट वो बता रहे हैं, बैटरी बता रहे हैं, कैमरा बता रहे हैं और 4 मोटर्स बता रहे हैं, और पूरा का पूरा उसका जो ऑप्टिक है उसको मिलिट्री के लिए किस तरह से
जरूरी है वो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या कह रहे हैं वो, इसका प्रोडक्शन इंडस्ट्री ही कर सकती है, इसका प्रोडक्शन मिलिट्री नहीं कर सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारे प्रधानमंत्री का भाषण सुन लीजिए जो फ्रांस में उन्होंने दिया कि आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो दाहिने हाथ से क्या होगा। मतलब जी मतलब हमको इतना अजीब सा लगा सुनकर कि हमारा प्रधानमंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर अद्भुत थी उनकी, मतलब पूरे दुनिया में उसको लेकर चर्चा हो रही है। जो भारतीय मूल के 40 लाख के करीब नागरिक वहाँ रहते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जिसमें प्रधानमंत्री से पूछे गए सवाल के बारे में ट्रंप जवाब दे रहे हैं, जैसा राकेश पाठक ने बताया। ये जो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत खतरनाक है राजीव जी ये जो चल रहा है। और हम लोगों की बहस मूलतः इस पर होनी चाहिए कि जयशंकर ने मुनीख में क्या कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहे हैं जी। डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, भूख के बारे में बात हो रही है, गर्व के साथ बता रहे हैं। तो इस देश को केवल 2 चीजों में डाला जा रहा है, धर्म के जरिए लोगों को मूर्ख रखा जाए, पूरी तरह से उनको ज्ञानवान नहीं होने दिया जाए, और अनाज देकर उनको उनके प्रोटेस्ट की क्षमता को, उनके रोजगार मांगने की क्षमता को, उनके काम करने, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रीबीज के बारे में कहा है, हम लोग एक बहुत भयानक उसमें सुरंग में हमको ये हमारा नेतृत्व ले जा रहा है। और हम लोगों को जो अपनी पूरी बहस है इस बात पर केंद्रित करना पड़ेगी, इस बात पर कि ये हमको कहाँ ले जा रहे हैं। और अब देखिएगा पार्लियामेंट में ये जब सवाल उठेंगे कि आप अमेरिका में क्या करके आए, या आपका अडानी के बारे में आपने वहाँ जो टिप्पणी की उसके बाद आप ये पूरी की पूरी तरह ये जवाब नहीं देंगे, पूरे के पूरे दौरे को, पूरी की पूरी डिबेट को ये गायब कर देंगे। तो आपके हम जो नागरिक इस देश में हैं वो क्या चाहते हैं, मतलब राहुल गांधी की अपनी सीमाएं हैं, वो कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, कांग्रेस को रिवाइटलाइज कर रहे हैं। अभी देखा आपने कितने चेंजेस किए उन्होंने कांग्रेस में, पर एक लिमिट है उनकी भी। अगर ये स्टीम रोल करेगी सरकार पूरे के पूरे इश्यूज को और खत्म करेगी, तो फिर हम एक बहुत बड़ा संकट है राजीव जी, ये छोटा संकट नहीं है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास घर साहब। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये बहुत सही कि आखिर किस तरफ जा रहा है देश, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में एक तरफ टेक्नोलॉजी की बात, दूसरी तरफ एआई पर सवाल, और उस समिट में, और इस बार भारत चेयर करेगा, अपने देश में होस्ट करेगा भारत। इसी साल नवंबर में भारत एआई समिट अपने यहाँ होस्ट करने जा रहा है, और को चेयर थे अभी कर रहा था भारत फ्रांस में। लेकिन एआई को लेकर, चाहे ऑप्टिक्स को लेकर, चाहे ड्रोन को लेकर, या इस जो टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी, इसको लेकर जो राहुल गांधी बातें कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार भाषण राहुल गांधी का था, जैसे गर साहब बता रहे हैं, पंकज जी बताए, प्रशांत टंडन जी बताए, आप बता रहे थे। इन सबको अगर देखा जाए तो क्या एक ओवरऑल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब जो लोग आ रहे हैं भारत अभी से कुछ घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब अमृतसर पहुंचेंगे, उसके बाद से फिर हम चर्चा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उनके हाथ में हथकड़ियां हैं कि नहीं हैं, तब चर्चा होगी। लेकिन आज की तारीख में हमारे देश के लोग किस दिशा में जा रहे हैं, इनको कहां ले जाया जा रहा है, इनके रोजगार की चिंता आखिर कौन करे। रोज रिकॉर्ड की बात तो हो रही है कि 46 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, हमारे प्रोफेसर साहब बताएंगे कितने करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, लेकिन जो उसकी अगर सही जानकारी देने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर एफआईआर भी करवाई जा रही है। आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पर एक्टिव लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, आपने सुना होगा। ये सब कुछ है। इस बीच, इन सब के बीच
चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप डेटा मत वो कीजिए, डिलीट मत कीजिए। फ्री बीज को लेकर टिप्पणी हो रही है और नियुक्ति जो सीईसी की है उस पर चर्चा हो रही है। आखिर उपराष्ट्रपति को इसमें कूदना क्यों पड़ रहा है, यह सवाल भी है। और जो सवाल यहां उठा रहे हैं गर साहब बहुत इंपॉर्टेंट, कि देश के दूसरे जो मंत्रीगण हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं, सिर्फ तालियां बजाने के लिए हैं। हम लोग भी विदेश यात्राओं में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ जाते थे, लेकिन वहां अगर उस हिसाब से प्लान होता था और उनके साथ डेलीगेशन जाता था, उनके साथ मंत्रियों का पूरा एक जत्था जाता था, विदेश मंत्री, फिर उसके अलावा जो दूसरे अफेयर्स हैं उसके मंत्री सब जाते थे। यहां तो सिर्फ प्रधानमंत्री जाते हैं। डॉक्टर साहब। राजीव जी ने बड़े अच्छे 2-3 विषय उठाए हैं, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं जो आपने अभी अंतिम टिप्पणी में कहा है। प्रधानमंत्री को किसी की जरूरत नहीं, वो हाथी के पांव में सबका पांव मानकर चलते हैं। और ये बात अब नहीं हो रही है, 2014 में जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बने, आप पहले एनडीए सरकार के कार्यकाल को देख लें। विदेश जाते समय, विदेशी विषयों पर चर्चा करते समय विदेश मंत्री साथ नहीं जाती थी, सुषमा स्वराज थी। रक्षा सौदा करना हो, राफेल का डील होनी हो, रक्षा मंत्री साथ नहीं होते थे विदेश में। और कोई औद्योगिक जगत का सौदा होना हो तो उद्योग मंत्री साथ नहीं होते। इस बार भी कौन सा ऐसा मंत्री था, श्रवण जी ने कहा अगर जरा भी स्वाभिमान हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, इनमें से अगर किसी के पास स्वाभिमान होता, इनका जमीर जिंदा होता, तो कम से कम नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे होते। एक भी व्यक्ति जो 2-4 पढ़े लिखे लोग हैं, वे कैसे बर्दाश्त करते होंगे। जेएनयू के पढ़े हुए लोग हैं, निर्मला सीतारामन, एस जयशंकर हैं, ये फंस रहे हैं, कैसे बर्दाश्त करते होंगे कि प्रधानमंत्री उनके सामने दाएं बाएं के, दाएं हाथ से काम करने वाला बाएं हाथ की तस्वीर निकाल देगा एआई, और एआई का मतलब आई है बच्चा पैदा होते, कैसे बर्दाश्त करते होंगे ये लोग। तो जमीर उनका जिंदा होता तो वे काम नहीं कर रहे। इस बार भी अमेरिका दौरे में एक भी संबंधित विभाग का मंत्री साथ नहीं था। क्या पेट्रोलियम और तेल मंत्री था साथ में, कि गैस और पेट्रोलियम का सौदा कर आए वहां से अमेरिका के आदेश को मान दिया। F-35 का सौदा करते समय क्या रक्षा मंत्रालय की राय, रक्षा मंत्री की राय आवश्यक नहीं थी, विशेषज्ञों की राय जरूरी नहीं थी। कुल मिलाकर उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। बाकी का जो विषय है कि हम देश को किस दिशा में ले जाए, शायद ये बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को 16वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी जबरन लगे हुए हैं 21वीं सदी से 22वीं सदी में ले जाने के लिए। वे एक वैज्ञानिक सोच के साथ आधुनिक युग की चुनौतियों को एड्रेस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं क्या होना चाहिए। उस दिन भी सदन का जो भाषण था, जिसका जिक्र आप सबने किया, सर ने भी किया, वो सचमुच में दस्तावेजी भाषण था। उन्होंने ये बताया कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कई बार वे अपने भाषणों में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुझे ये बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए में और सरकार क्या कर रही है इसमें चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कह दिया ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, और हम सुनकर रह गए। सुप्रीम कोर्ट बार बार टिप्पणियां कर रहा है, और अब उपराष्ट्रपति भोपाल में आकर कह जा रहे हैं कि क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के जज की, ऐसी चयन समिति में। सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 2 दिन पहले नियुक्ति करे ले रही। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की सरकार इस पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपने कब्जे में एक तंत्रात्मक प्रणाली बनाकर रखना चाहती है, और उसमें प्रधानमंत्री के सिवा सब गौण है, किसी की कोई हैसियत नहीं, न संवैधानिक संस्थाओं की, न चुनाव आयोग की, न सुप्रीम कोर्ट की, न मंत्रिमंडल की। तो कुल मिलाकर हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो इस देश को घोषित रूप से, प्रकट रूप से लोकतांत्रिक दिखाए रहेगा, लेकिन दरअसल में ये लोकतंत्र नहीं रहेगा। और उसकी पहली सीढ़ी में हर चुनाव में इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। चुनाव आयोग नहीं बता रहा कि आखिरी घंटे में महाराष्ट्र में 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए, एक इमारत में 7,000 वोटर कहां से आ गए, उनके नाम पते ठिकाने नहीं मिल रहे। और एक जरूरी बात, राजीव जी जो पहली खेप आई थी अमेरिका से, वो लापतागंज हो गई। एक अखबार के 2 रिपोर्टर्स ने
गुजरात में पहुंचे हुए उन अवैध प्रवासी भारतीयों का पता ठिकाना लगाने की कोशिश की। 33 लोग गायब, मिल नहीं रहे, कहां चले गए। जो मिल रहे हैं वे बात करने को तैयार नहीं, कह रहे हैं पुलिस ने मना किया बात करने। तो क्या हमारा देश एक तरह की चीन जैसी बंद व्यवस्था में दाखिल हो चुका है, जहां पारदर्शिता के नाम पर अब कुछ भी नहीं जान पाएंगे आप नहीं जान पाएंगे। आज रात को जो विमान आ रहा है उसके बारे में देखिए, कोई सूचना नहीं दे रहा, विदेश मंत्रालय ने कोई ब्रीफिंग नहीं दी। कितने लोग आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, क्या वे हथकड़ी पेड़ी में आएंगे। और इस बार तो मुझे लगता है, पिछली बार तो पीड़ितों ने जो आए थे उन्होंने बयान भी दे दिए थे कि उन्हें खाने को नहीं मिला, हथकड़ी में खाना खाना पड़ा, बीफ खाने को दिया गया, वॉशरूम नहीं जाने दिया। हो सकता है इस बार तो ये उतरने के बाद आपको मिले ही नहीं। तो हम एक अंधकार युग में शामिल हो चुके हैं। ये एक अंधेरी सुरंग है जिसमें से कब बाहर निकलेंगे हमें नहीं पता। और सिर्फ अकेले राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। श्रवण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगे अपना काम कर रहे हैं, इस देश की जिम्मेदारी भी तो है। देश के लोग, नागरिक, मतदाता, हिंदुस्तानी ये कब चेतेंगे? क्या राहुल गांधी के नाम का टेंडर निकला है कि इस देश को बचाएं? लोग कब चेतेंगे कि उनका क्या हाल बना रखा है? जैसा कि कहा जा रहा है, अभी सर ने कहा, गर्व से बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप वैश्विक मंच पर देश की बदहाली को गर्व के साथ बता रहे हैं। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसकी 60%, 70% आबादी को अनाज देकर जिंदा रखा जा रहा हो? है कोई दुनिया का देश? और ये वो देश है जिसमें ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 50 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया है। इस देश की कुल आबादी के 70% लोग हिंदू हैं, यानी 90 करोड़ के आसपास। क्या 90 करोड़ में से 50 करोड़ लोग स्नान कराए? हम कितने बुद्धिहीन होते जा रहे हैं, कितने तर्कहीन होते जा रहे हैं। साधारण सा 8वीं कक्षा के गणित के विद्यार्थी का सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव है देश की आबादी में से 50 करोड़ लोग एक शहर में जाकर लौट आए एक महीने में। कैसे समझ आएंगे इतने लोग एक दिन में? मौनी अमावस्या पे 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। हम अखंड अज्ञानता के अंधकूप में दाखिल हो चुके हैं राजीव सर। इसमें से निकालने की जिम्मेदारी अकेले कांग्रेस और राहुल गांधी की नहीं है, इसमें से निकालने की जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। प्रशांत जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। और देखिए, जब इन तमाम मसलों की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 2-3 बातें, महत्वपूर्ण बातें कहकर, और सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन साफ साफ कहा है प्रशांत भूषण की याचिका पर कि 19 तारीख को इस पर सुनवाई करूंगा। सीईसी की नियुक्ति पे सुनवाई जो होनी है 19 को, और उससे पहले इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन इतनी हड़बड़ी है देश के कानून मंत्रालय को कि 17 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए बैठक बुला ली गई है। जो बात यहां डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे हैं, ये साफ उसके तार जुड़ते हैं प्रशांत जी। इसमें देखिए, राजीव कुमार ने एक रास्ता दिखा दिया है, और रास्ता ये दिखा दिया है कि चुनाव आयोग, आप कितने भी अनपॉपुलर हो, चुनाव आयोग आपको चुनाव जितवा सकता है। वो लेवल प्ले फील्ड खराब कर सकता है। तो चुनाव आयोग तो अपने आप में एक संवैधानिक संस्था के रूप में खत्म हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई कर रहा है तो सरकार उसमें नियुक्त भी कर दे। राहुल गांधी अगर बाइकआउट करते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि बाइकआउट करेंगे तो उस नए चुनाव आयुक्त की जो मेरिट है वो कम होगी, कि वो सरकार का नुमाइंदा है। उसमें लीडर अपोजिशन की मुहर नहीं है, भले डिसेंटिंग हो, बावजूद उसके मुहर नहीं है। तो अगर उसका बाइकआउट करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट तो नियुक्त करने के बाद भी उनको हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो सरकार के इस तरीके के कारनामों से बहुत आगे है। सुप्रीम कोर्ट उसको कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ को ये इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने बहुत सी चीजों में हस्तक्षेप नहीं किया। और इसीलिए जब वो बीबीसी में इंटरव्यू देते हैं तो उनकी घिघिया बंधी हुई है, क्योंकि उन्होंने बुरी तरीके से देश के इंस्टीट्यूशंस को
कॉम्प्रोमाइज किया। तो अब जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम इलेक्शन कमीशन को रिस्टोर करें, इलेक्शन कमीशन एक संस्था के तौर पर काम कर पाए, और साथ ही साथ इलेक्शन का जो प्रोसेस है, खासकर जो इलेक्टोरल रोल्स है, मतदाता सूची है, वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है। उसमें अब कोई भी आप पोस्टर बना लें, बैनर बना लें, मीडिया कर लें, कितनी रैलियां कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अदृश्य वोट एक जुड़ गया है। वो अदृश्य वोट आएगा और इलेक्शन को इधर का उधर कर देगा। कोई आप एग्जिट पोल कर रहे, कोई सर्वे कर रहे, कुछ सब गलत होंगे। वही केवल जो इलेक्टोरल रोल है वही साबित वो करेगा, वो एक निश्चित परिणाम देगा। अब उसमें बड़े हिसाब से उसको किया जाता है, कुछ सीटें हारे भी, कुछ जीते भी, एकदम ही वो ना लगे कि बेईमानी हो गई है। लेकिन इलेक्टोरल रोल के साथ बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और इसमें अपोजिशन लीडर्स को सबको एक होना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट को और संस्थाओं को एक होना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, एक आखिरी बात मैं कहूँगा कि जो गर्ग साहब कह रहे थे, जो ट्रंप ने कहा है न्यूक्लियर पावर के बारे में, मोदी जी क्या कॉम्प्रोमाइज करके आए हैं वहाँ पे। देखिए, यहाँ पे एक लॉ बनाया गया यूपीए के दौरान, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ। सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ क्या कहता है कि अगर किसी परमाणु संयंत्र में, रिएक्टर में, उसके फ्यूल में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जो सप्लायर है उस टेक्नोलॉजी का, वो कॉम्पनसेशन देगा। अब आप देखिए, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है कि जब फ्यूकुशिमा की ट्रेजेडी हो गई थी जी, चेरनोबिल की ट्रेजेडी हो चुकी है। दो चीजें हम देख चुके हैं, इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी रिएक्टर लीक हुए हैं, रेडिएशन लीक हुआ है। ये जो रेडिएशन लीक होने या उसमें जो एक्सीडेंट है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लगभग असंभव है। वो जब पानी को दूषित करेगा, हवा को दूषित करेगा, तो बहुत लंबे समय तक उसका असर होगा। हिरोशिमा नागासाकी में आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं जी। चेरनोबिल का आसपास का 35 किलोमीटर का रेडियस बंजर हो चुका है। तो इसका जो प्रोटेक्शन था भारत के लॉ में, और फ्यूकुशिमा के बाद जापान ने भारत के लॉ से को देखकर अपना लॉ बनाया, न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ। पूरी दुनिया के देशों में इसकी चर्चा हुई, इसको कॉम्प्रोमाइज कर आए हैं। अब वो कॉम्प्रोमाइज होकर आएगा, अमेरिकन रिएक्टर यहाँ लगेंगे वेस्टिंग हाउस के या जिस भी कंपनी के, और उसके बाद यहाँ पे कोई अगर हादसा हो गया तो उसका कोई निवारण नहीं है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा पंकज जी आपके पास आना चाहता हूं, और यहाँ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, अभी चर्चा इस पे और होगी, और सबसे बड़ी चीज कि सुप्रीम कोर्ट जो भी टिप्पणी करता है, निर्देश देता है, अब ये धीरे धीरे दिख रहा है कि सरकार उसका पालन नहीं कर रही है। बिल्कुल सप्रीम कोर्ट को अगर कॉग्निजेंस में अगर सरकार नहीं लेगी, तो फिर कल को जो न्यायपालिका है उससे भरोसा, उस पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? सवाल तो उठता है ना। तो राजीव जी, हो क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन लिखित में आदेश कुछ नहीं कर रही। और देखिए क्या होता है कि जब तक लिखित का आदेश नहीं होगा, तब तक उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप किसी को जोर नहीं दे सकते। अब जहां तक चीफ इलेक्शन कमीशन की बात रही, मुझे शायद लगता है कि राहुल गांधी उसमें शामिल नहीं होंगे। आप याद करें कि मैं ये जो एक संभावना बोलता हूँ सच रहती है। उस दिन मैंने आपको मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की संभावना बताई थी और वो लगा, और आज मैं आपको फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। उसका कारण ये है क्योंकि पहले से तय हो चुका है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बनना है।
ज्ञानेश कुमार इस समय इलेक्शन कमिश्नर हैं। जैसे इन्होंने 480 लोगों की लिस्ट बनाई थी, उसमें से 5 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है। उसके अंदर सीनियर मोस्ट ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जो 2019 में होम मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी थे जब धारा 370 वाला फैसला कश्मीर में लागू किया गया। उसके बाद में वो अमित शाह के साथ में ही जो उनका सहकारिता मंत्रालय उसमें सेक्रेटरी बने, वो रिटायर हुए तो उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। दूसरा नाम इसमें सुखबीर सिंह संधू का है। ये दोनों लोग 1988 बैच के आईएएस हैं। तो फर्स्ट 2 नाम तो इन्हीं लोगों के हैं और जैसा लगभग तय है कि ज्ञानेश कुमार चूंकि अमित शाह के बहुत करीबी हैं, इसलिए उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। और शायद ये वेल नोन फैक्ट होने के बावजूद मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं होंगे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो रवैया है मुझे इसमें बहुत समझ में नहीं आ रहा। जो सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि 17 तारीख को इस पे चुनाव होना है, तो उनको 19 तारीख की डेट देने की जरूरत क्या है? या तो उसको स्टे देते, उन्होंने नहीं दिया। इसका मतलब मान के चलो कि देखिए बहुत सारा क्या होता है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आप जज देखोगे ना, तो आपको समझ जाएगा कि ये प्रो गवर्नमेंट ऑर्डर देगा कि ये नहीं देगा। 99% ऑर्डर्स में सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है दिल्ली के खास तौर पे, वो सरकार के खिलाफ कोई आदेश दे ही नहीं रही है। यदि आपको कोई जांच या कुछ का दे रहे हैं तो वो जो एट द एंड रिजल्ट आता है जिसके अंदर ऑर्डर लिखा जाता है वो प्रो गवर्नमेंट ही होता है। तो न्यायपालिका पे आम आदमी का भरोसा उस स्तर पे उठ गया है कि कभी आप गली मोहल्लों में जाकर देखिए लोगों को, जब हम दिल्ली में देखिए दिल्ली राइट्स के 5 साल के मुकदमों में क्या स्थिति में खड़े हुए लोगों की जमानत नहीं हो रही है, और जो लोगों के सेशन कोर्ट में केस चल रहे हैं फटाफट आदमी के एक्यूटल होते चले जा रहे हैं। और आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप उसमें जात बिरादरी देख ले तो मालूम पड़ जाएगा कौन एक्यूटल हो रहे हैं, किनको सजा हो रही है। तो कोर्ट का जो नजरिया है, जब कोर्ट में भर्तियां उस तरीके की होंगी, मध्य प्रदेश में अभी एक जज बने, वो तो आरएसएस से सीधे जुड़े हुए थे, उनको अभी जज बनाया दिया है वहां पर, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो बीजेपी की लीगल सेल के हेड हुआ करते थे। तो जब जजेस इस लेवल पर हैं तो यानी देखिए रंजन गोगोई से जो गिरना शुरू हुआ है, तो अब आप सोचिए कि ये पतन की पराकाष्ठा की ओर हम जा रहे हैं, तो आप कोई उम्मीद मत करें कि इसके अंदर कुछ होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि अब इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव जीतने के बनिस्पत इलेक्टोरल रोल पे काम करना पड़ेगा। यदि इलेक्टोरल रोल पे अब काम नहीं किया ईमानदारी से, जिस प्रकार से इलेक्शन की तैयारी की होता है, वो इलेक्टोरल रोल पे पॉलिटिकल पार्टीज को ही घर जाके तैयारी करनी पड़ेगी। इससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बोला कि वो जाति जनगणना करेंगे, तो जाति जनगणना के साथ में इलेक्टोरल रोल को भी अपडेट करते चलिए, बिल्कुल आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है ना। तो आज जरूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल पार्टीज बियॉन्ड द पार्टी लाइन, बियॉन्ड द इंडिया गठबंधन और समथिंग गठबंधन, उन लोगों को इसके ऊपर सीरियसली काम करना होगा। क्योंकि जो जिस प्रकार से आप देखिए ना कि जो चुनाव अभी मिल्कीपुर में अयोध्या में हुआ, एक तरफा आपने वोट पड़वा है जी, रामपुर में जो हुआ था लोगों को वोट ही नहीं डालने दिए, और फिर जब आप उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो आपको नोटिस दे देते हैं। भाई कमीशन का मतलब यह नहीं हुआ कि आपका कंटेंट हो जाएगा हर चीज के अंदर। जिन चीजों के जवाब कांग्रेस मांग रही है उसका जवाब वो दे नहीं रहे, कह रहे हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। भाई ईवीएम की हम बात ही नहीं कर रहे। कांग्रेस ने जो महाराष्ट्र से जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो इलेक्टोरल रोल को लेकर दिया है, उसके ऊपर वो कोई जवाब नहीं दे रहे। एक कॉलेज का मालिक बीजेपी का नेता है, उस कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चों के इलेक्टोरल रोल में नाम है, वो सबसे वोट डलवा दिए। तो इलेक्शन कमिश्नर कोई भी बन जाए, एट द एंड सब कुछ खेल कलेक्टर करता है। और पता नहीं आईएएस कैसे आ रहे हैं इस समय, दुर्भाग्य है। यानी यंग आईएएस पे भरोसा नहीं होता है कि उन लोगों का बुद्धि और विवेक किस जगह गिरवे रखे हुए हैं। वो तो हाईली एस्पायरेंट हैं, या तो उनको बहुत ज्यादा जल्दी है कि वो अधिक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो। तो ये है ना, जिस एक तंत्र को पूरी तरीके से कोलैप्स जब किया जाता है, तो लोकतंत्र का जो 3-4 स्तंभ थे, तो हम लोगों ने पत्रकारिता को तो खत्म होते हुए देख लिया है।
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की आप स्थिति देख लीजिए। हम पार्लियामेंट में बहस नहीं करना चाहते। आपका स्पीकर कहता है कि आप शून्यकाल नहीं चलने दूंगा, मैं प्रश्नकाल नहीं होने दूंगा, जी है ना। वो आप देखिए कि बड़े बड़े बहसों में कोई मिनिस्टर ही नहीं रह रहा। बहस चल रही है बजट के ऊपर राज्यसभा में, अपर हाउस कहलाता है, उसके अंदर राज्य मंत्री भी नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत कुछ है जिस पे और चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। समय की पाबंदी रहती है, इसलिए थोड़ा कुछ चीज़ों को दोस्तों हम लोगों को लिमिट करना पड़ता है, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा, और इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, इन सब की चर्चा, और इन सब के बीच बीजेपी और मोदी सरकार, और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी जो राजनीति है, उससे देश किस दिशा में जा रहा है, युवा किस दिशा में जा रहे हैं, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। आज जब ये चर्चा हम कर रहे हैं तो साथ साथ अभी से थोड़ी देर बाद अमेरिका से एक खेप, एक लॉट और आ रहा है। वो कैसा होगा, किस ढंग से आ रहे हैं, इन सब की चर्चा हम कर रहे हैं। जी जी, पंकज जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? फिर मैं बस आपको इतना बताऊं कि अमृतसर पे जो अभी विमान उतर रहा है उसमें 119 लोग हैं, जिसमें 67 लोग पंजाब के हैं, 33 लोग हरियाणा के हैं, बाकी लोग देश के अलग हिस्सों में हैं। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान एयरपोर्ट पर पहुंच गए और पंजाब सरकार ने सभी लोगों को घर तक ले जाने की गाड़ियों की व्यवस्था की है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। चलिए, 119 लोग आ रहे हैं, 120 के लगभग बताया जा रहा था, 119 लोग आ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के अलावा देश के दूसरे राज्यों, दूसरे हिस्सों के भी लोग हैं, लेकिन अमृतसर में ही क्यों उतारा जा रहा है? पंजाब के मुख्यमंत्री इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा इसी मसले को आगे बढ़ाते हैं और फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए गर्ग साहब के पास आते हैं हम। रविकांत जी, देखिए, देखना ये होगा कि किस तरह से वो लोग आते हैं, और नरेंद्र मोदी ने तो वहां खुल करके ही बोला कि भाई अवैध लोग आए हैं और अवैध लोग इस तरह से आएंगे तो दिक्कत होगी। कुल मिला करके उन्होंने जिस बात को रेखांकित किया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर वो डंकी रूट से आते हैं तो नरेंद्र मोदी को उन्हें अवैध कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं, उन्हें अपने देश के नागरिकों की कोई चिंता नहीं है। और इसीलिए अभी भी जो लोग आएंगे वो हो सकता है कि उनके हाथों में हथकड़ियां हो, बेड़ियां हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको डिफेंड करने के लिए पूरी गोदी मीडिया बैठी हुई है। वो बोलेगी कि साहब ये देखिए, ये लोग तो अवैध रूप से अमेरिका गए थे। जब इस देश के किसानों के लिए उनको खालिस्तानी कहा जा सकता है, अब उन्होंने राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उनको देशद्रोही तक कहा गया मीडिया के जरिए, तो मोदी जी मुतमईन हैं, उन्हें मालूम है कि बैठे हुए लोग उनकी सुरक्षा करने के लिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी को कोई चिंता हो। बाकी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके लिए हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग क्या करता रहा है, क्या कर रहा है और आगे भी क्या करेगा, उसकी भी उनको कोई चिंता नहीं है। मोदी जी को चिंता सिर्फ अपनी सत्ता की है और अपने दोस्तों की, इसके अलावा किसी और की चिंता है नहीं। उन्हें मालूम है कि अगर वो दोस्त सुरक्षित हैं तो उनकी कुर्सी भी सुरक्षित है, क्योंकि देश के लोगों से नहीं, वो इस बात को मानते हैं कि जो देश के नागरिक हैं वो हमको वोट करें ना करें, वो नाराज हो ना हो, लेकिन अडानी साहब हमारे लिए खड़े होंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में खुलेआम आरोप लगे कि इतने हजार करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट किया गया और एक पूंजीपति के द्वारा इन्वेस्ट किया गया, कोई जवाब नहीं आया आज तक। तो ये उनको मालूम है कि हमें सत्ता में कौन बनाए रखेगा, और कोई ऐसा काम तो उन्होंने किया नहीं, और कोई विजन भी नहीं है कि वो देश के लोग उनसे खुश हों। 10-11 साल में जो हालात बने कि किसान से लेकर के और नौजवान तक, आपकी नीतियां जब इस तरह की हैं, दलितों से लेकर के और पिछड़ों तक, महिलाओं तक, अल्पसंख्यकों तक, तो कौन समाज होगा जो मोदी जी की नीतियों से खुश होगा? वो नहीं है। और सत्ता चूंकि हासिल करनी है, इसलिए अडानी साहब को बनाए रखना है। तो इसलिए मुझे कोई इस बात को लेकर के मेरे मन में भ्रम नहीं है कि नहीं साहब वो हथकड़ियों बेड़ियां उनकी खुली होंगी और वो बड़े स्वागत सत्कार के साथ आएंगे। मुझे लगता है कि उसी तरह से अपमानित करके भेजे जाएंगे। इस बार ये हो सकता है कि हथकड़ी और बेड़ियां ना हो, लेकिन प्रताड़ना उतनी ही होगी और उतनी ही यातना झेल करके वो लोग पहुंचेंगे। देखना ये कि जब वो पहुंचेंगे तो क्या
बयान आते हैं और किस तरह से सरकार उनसे निपटती है। हालांकि उसको कोई फिक्र है नहीं, मैं ये मानता हूं। जी, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन क्लोजिंग कमेंट के लिए गर साहब आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ हम लोग बहुत सारी बातों पे चर्चा कर रहे हैं एक साथ, बहुत आयामी चर्चा है ये, जिसमें न्यायपालिका भी है, पॉलिटिक्स भी है, राहुल गांधी भी हैं और नरेंद्र मोदी जी भी हैं, और उधर प्रयागराज भी। अभी एक खबर और मिल रही है कि प्रयागराज महाकुंभ में कई पंडालों में अचानक आग लग गई है। सेक्टर 18 और 19 के बीच हुआ शॉर्ट सर्किट, ये खबरें भी हैं और लगातार ऐसा हो रहा है वहाँ पे। प्रयागराज की क्या ही बात करें। लेकिन इधर जो चल रहा है देश में, और उसमें भी अब क्या ये जो न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है और विधायिका, इन तीनों की अगर हम बात करें तो आपको भी लगता है क्या कि न्यायपालिका से अब धीरे धीरे एक जो भरोसा जो आना चाहिए, और हमारा आपका भरोसा उठे अलग चीज़ है, लेकिन उस पर सरकार अगर भरोसा बनाए, सरकार उसकी बातों को अमल में लाए, तभी तो फिर देश की जनता भी अमल में लाएगी। अगर न्यायपालिका का कहना है, सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि 19 तारीख को हम पहले, इस बैठक से पहले 19 तारीख को अगर हम इसकी सुनवाई कर रहे हैं तब तक कोई फैसला ना लिया जाए, उससे पहले ये फैसला अगर आता है या ये बैठक होती है तो इसके क्या मायने निकाले जाए। राहुल गांधी का नहीं जाना, जैसा बता रहे हैं पंकज जी की राहुल गांधी नहीं जाएंगे उस बैठक में, ये तो ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन क्या इसी ढंग से हम देखें, जरा आपकी प्रतिक्रिया इस पे, आपका विश्लेषण। अधीर रंजन चौधरी ने यही गलती की थी कि मुझे बुलाया नहीं ठीक से, मुझे खबर नहीं हुई ठीक से। राहुल गांधी को 100% जाना चाहिए बैठक में और प्रोटेस्ट करना चाहिए, मतलब एक रिकॉर्ड पर आना चाहिए देश की नजरों में। सरकार यही चाहती है कि राहुल गांधी नहीं जाएं। मान लीजिए कि राहुल गांधी नहीं गए, सरकार ने फैसला कर लिया, अब वो क्या होगा, क्या उसका एक लॉजिक तो यही बनता है ना कि भाई आप थे ही नहीं तो आपको कहने का अधिकार ही नहीं है। आप अगर होते और अपनी बात कहते, हम आपके सामने पैनल के नाम रखते। अब पंकज जी ने तो नाम भी बता दिया कि कौन बन रहा है, तो मैं उतनी जानकारी नहीं है मेरे पास कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। मैं केवल एक पॉइंट ये रख रहा हूं कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो पार्लियामेंट में जाने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी सरकार सुन ही नहीं रही है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी अगर अब पार्लियामेंट में सोमवार को पूछेंगे कि आप क्या करके आए अमेरिका से, और पूछेंगे कि अदानी के बारे में आपने क्या टिप्पणी की, और वो एक्सपंज हो जाता है पूरा उनका कहा हुआ, ये सरकार जवाब नहीं देती, तो क्या करना चाहिए? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अमेरिका को अगर आप आदर्श मान लें, इजराइल को नहीं भी माने, पूरी की पूरी न्यायपालिका पर ट्रंप कब्जा कर रहे हैं। वो अपने लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, और जो जिस तरह के लोग पहले अपॉइंट हुए हैं उनको अपमानित कर रहे हैं। ये जो अभी भी आप देख रहे हैं उनके कुछ फैसलों पर जो रोक लगी है, बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला मामला है या यूएसएड वाला मामला है या और चीजें हैं, या ट्रेजरी में कि पड़ताल के लिए एलन मस्क की टीम को जांच का अधिकार का मामला हो, उस पर रोक लगी। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने या छोटी अदालतों ने लगाई है। पूरी का पूरा सुप्रीम कोर्ट पे जब जाएंगे मामले तो सारे के सारे ट्रंप के पक्ष में आ जाएंगे। ये हम लोगों से, मेरा मतलब आप और हमसे नहीं है, एक जो जनरल बहस होती है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। हमको ये पूछना है कि विपक्ष क्या कर रहा है, देश की जनता क्या कर रही है, देश का मीडिया क्या कर रहा है। हम अगर, जैसे चंद्रचूड़ तो बोल ही चुके हैं ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट का काम विपक्ष का काम बनना नहीं है जी, कि आप मानते हैं कि ये विपक्ष की भूमिका निभाए।
वो ठीक कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का काम विपक्ष की भूमिका का नहीं, विपक्ष चाहता ही है कि जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट करे। तो मुद्दा ये है कि मतलब आप देख रहे हैं धनखड़ साहब भोपाल में जाके मुद्दा उठाते हैं कि एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो वो धनखड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे हैं और नामी वकील रहे हैं, वो ये कह रहे हैं और वो ये कहते रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद कि जो एग्जीक्यूटिव्स के पावर्स हैं उसमें जुडिशरी के दखल की कोई गुंजाइश नहीं, होना ही नहीं चाहिए। पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम। अब धनखड़ साहब क्यों कह रहे हैं, भोपाल जाकर क्यों कह रहे हैं, उनसे क्या कहलवाया गया या खुद मन से कह रहे हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि धनखड़ साहब जो कह रहे हैं हम उसको काल्पनिक तौर पर सही सरकार का व्यू मान सकते हैं कि भाई आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स के अपॉइंटमेंट्स में आपका क्या लेना देना है। आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में कॉलेजियम है, उसके बारे में आप जो सिफारिश देते हैं वो एक अलग मुद्दा है, पर आप एग्जीक्यूटिव्स को भी क्या आप चलाना चाहते हैं। इसलिए मैं ये मान रहा हूं, जो मैं पूरी बात जो शुरू में मैंने कही थी कि ये सरकार की नीयत संवैधानिक संस्थाओं के प्रति पूरी तरह से असम्मान की है, जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो या ईडी का मामला हो या जुडिशरी हो या और तमाम जो कमीशंस हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो मामला है, सेंट्रल कमिश्नर का मामला है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मामला है, सरकार इन तमाम चीजों पर अपने लोगों को बिठाकर पूरे संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है और अपने लोगों को रखना चाहती है। तो इसलिए राहुल गांधी अगर जाएंगे तो भी वही होगा, नहीं जाएंगे तो भी वही होगा। तो राहुल गांधी को जाना क्यों नहीं चाहिए और आने वाले इतिहास के लिए एक डिसेंट का नोट राहुल गांधी को क्यों नहीं लिखना चाहिए कि, और वो नोट जो है वो जब पार्लियामेंट में जाएगा या पार्लियामेंट की बहसों में जाएगा या राहुल गांधी उसको रिलीज करेंगे तो वो एक डॉक्यूमेंट बनेगा कि भाई एक विपक्ष का नेता अपनी भूमिका को किस तरह से निभा रहा है। तो ये मेरा एक जो आपका मूल सवाल है जुडिशरी को लेकर और ये जो इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, सरकार की पूरी रीढ़ की जो हड्डी है वो इलेक्शन कमीशन है जी। और राहुल गांधी अगर उस पर प्रहार कर रहे हैं तो सरकार फिर करेगी क्या। सरकार ने जवाब दिया क्या कि ये जो 70 लाख लोग जो बढ़ गए या एक बिल्डिंग में 7,000 बढ़ गए। मैं हिंदू की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, शायद हिंदू की ही है अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं। उन्होंने पिछले 4-5 चुनावों के आंकड़े दिए कि इतने मतदाता तो विधानसभा और लोकसभा के, हर विधानसभा और लोकसभा के बीच में बढ़े हैं। उन्होंने जस्टिफाई किया हिंदू की रिपोर्ट में और उन्होंने बताया कि 2019 में क्या हुआ था, 2014 में क्या हुआ था, ये तमाम चीजें बताई। अब आप अगर कहें कि भाई अगर वो राजीव कुमार उन आंकड़ों को पेश कर दें कि भाई देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका एक मीडिया का एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान कह रहा है और आंकड़ों के आधार पर कह रहा है कि इतने ही लोग 2019 में 2014 में चुनाव के पहले विधानसभा और लोकसभा के बीच में बढ़े हैं। ये लड़ाई जो है राजीव जी, फिर हम जो मुद्दा है, मूल मुद्दा, उसको छोटी चीजों पर ले जा रहे हैं। ये मूल मुद्दा ये कि इस देश को किस जगह ले जा रहे हैं और एक जो जिसको अंग्रेजी में या हिंदी में अधिनायकवाद कहते हैं या डिक्टेटोरियल रिजीम कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति की तानाशाही
या एक समूह की तानाशाही बनती है, वो है जिसमें ये है कि आप अमेरिका में इतने समझौते साइन किए आपने, न रक्षा मंत्री, न ऑयल एंड नेचुरल गैस मंत्री, न इंडस्ट्री मंत्री, न वित्त मंत्री, न टेलीकॉम मंत्री, न टेक्नोलॉजी मंत्री, और सारे आपने इतने बड़े समझौते कर लिए। इसका मतलब ये कि एक व्यक्ति ने तय कर लिया है कि वही सारे फैसले लेगा, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वही लेगा, जी, है ना। आप और हम बहस करते रहे, हम लोगों की बहस में एक मुद्दा ये रहता है राजीव जी, जी। कि ऐसा करना चाहिए। अब मैं तो इस चीज को कहता ही नहीं हूं कि ऐसा करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए। मैं तो जो देख रहा हूं कि भाई क्या हो रहा है उसके बारे में कह रहा हूं जी, कि जो कि भाई ये चल रहा है, और इसके लिए आप इसके लिए जो डेमोक्रेसी में प्रोविजन है वो तो यही है कि आप इलेक्शन के जरिए, चुनाव के जरिए सत्ताओं को बदलें। अब वो इलेक्शन में पूरा करप्शन आ गया, आपको जीतने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी भी लगे हुए हैं, काम तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की जीत के बीच में 2% का फर्क है, 2.5% का फर्क है, या 3% का फर्क है। अब जी। एक उसने लड़ाई तो लड़ी ना, और 28 लोग अगर आए, या जितने भी लोग आए, 22 लोग या 28 लोग जितने 22 आए आम आदमी पार्टी, 22 लोग आए। 22, जी, हाँ, तो मैं ये मानता हूं कि ये कोई मतलब जिस तरह की लड़ाई है उसमें ये कम उपलब्धि नहीं है, और हरियाणा और महाराष्ट्र की तुलना में बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई बहुत गंभीर किस्म की है, और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है, जी, उनके शीश महल को लेकर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लग गए। ये हो रहा है, मतलब ये चीजें अगर होंगी तो इसमें विपक्ष को किस तरह से भूमिका निभाना है, जनता को किसके साथ खड़े होना है, ये तय करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट किसके साथ खड़े हो, अब सुप्रीम कोर्ट में तो हम देख रहे हैं किस तरह से डिवाइडेड है, पूरी की पूरी जुडिशरी डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन एक है, पर उसके इंटरप्रिटेशन किस तरह से कर लिए जाते हैं। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा एक जो मैं अपना जो नजरिया वो मैंने आपके सामने रखा। जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि राहुल गांधी को जाना चाहिए उस मीटिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के लोग, कोई भी अगर इस कार्यक्रम को सुन रहा हो, सुनेगा, तो इस बात पे गौर फरमाना चाहिए। बहुत सही कह रहे हैं आप, डिसेंट नोट एक लिखना चाहिए, यहाँ पर रखना चाहिए। और अगर आप पहले ही नहीं गए तो इसका मतलब आपने हथियार डाल दिया, और दो थे, कौन विरोध जताएगा? आप अकेले भी विरोध, यहाँ ये तो साफ है कि निर्णय वही लेंगे, फैसला उधर ही होगा, लेकिन कम से कम विरोध तो जताएंगे आप, अपनी बात तो रखेंगे। बात रखने के लिए जाना चाहिए राहुल गांधी को। सीईसी की नियुक्ति की जो बैठक है उसकी बात हो रही है दोस्तों, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर जो नया कमिश्नर नियुक्त होगा, उसके लिए जो 17 तारीख को यानी परसों जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी को जाना है। खबर यह है, जैसा पंकज चतुर्वेदी जी ने बताया है, कि राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, उस पर श्रवण गर्ग साहब का कहना है कि राहुल गांधी को जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है। इसके अलावा तमाम बातें आप सुन ही रहे थे, और अब समय भी काफी आप लोगों का ज्यादा ले चुका हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, प्रशांत जी आपका बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी साथ में जुड़े थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बीएन सिंह साहब हैं हमारे साथ, आनंद मोहंती जी हमारे साथ बने हुए हैं, एनोनिमस हमारे साथ हैं, राज साहब चौहान साहब हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जिला ग्वालियर से हैं हमारे साथ, ब्रिजमोहन जाखड़ साहब लिख रहे हैं, जिस देश में लोकतंत्र के चारों स्तंभ लगभग खत्म हो चुके हैं, उसी देश का मुखिया विदेश में जाकर किस मुंह से लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। 30% जनता को जो भी ज़ॉम्बी बना दिया गया है,
क्योंकि शिक्षित युवा सो रहा है जागो। बिल्कुल, नरसिंह कुंदलवाल साहब कह रहे हैं अमेरिका की प्रतिक्रिया में मोदी ने हमारे भारतीयों को अवैध प्रवासी बताकर देश का अपमान किया है, क्या वे भारतीय नागरिक नहीं हैं? ज्योति जी भी हमारे साथ बनी हुई, कायम हमारे साथ है, मोमिन खान साहब हैं हमारे साथ। आज का डिबेट अच्छा लगा, शुभ रात्रि आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद अली साहब हैं, प्रमोद कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, खुर्शीद अली जी, राव साहब चौहान साहब, उमर अली साहब, प्रदीप पात्रे जी हमारे साथ हैं, शुभ रात्रि लिख रहे हैं। रायमोहन सिन्हा साहब लिख रहे हैं बैलेट से वोट होना चाहिए, जी बिल्कुल। और अशोक गंभीर साहब हमारे साथ, ये कौन सा मौर्य है जो मोदी भाजपा के लिए कमेंट्स करते हैं? और ऐसे रविंद्र कुमार झा साहब, थैंक्स, गुड नाइट आपको भी झा साहब। इंदिरा तिवारी जी पहले ही बोल चुके हैं, मैं एक अकेला सब पर भारी, जी। तेजिंदर सिंह साहब हैं, आज मन बहुत दुखी है, जैसा भारत की साख एक डरपोक पीएम की वजह से विश्व में कितनी गिर रही है, ये एक चिंता का विषय है, तेजिंदर सिंह साहब लिख रहे हैं। राजेंद्र कुमार साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, वीयू हैं, सबको गुड नाइट लिख रहे हैं। सुखू गोप साहब हैं, सीईसी चयन हेतु बैठक में राहुल गांधी को जाना चाहिए लिख रहे हैं। शेख कमाल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, ओम प्रकाश जी हैं, और AK साहब हैं, बनवारी मीना साहब लिख रहे हैं आज दूसरा कचरा आ रहा है।